ये नवंबर 2018 की बात है। ट्रंप का ये बतौर राष्ट्रपति पहला टर्म था और 6 नवंबर को ही मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इस बात से ट्रंप परेशान थे क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जीत हासिल वो कर लेंगे, लेकिन हुआ नहीं। उस हार के एक दिन बाद यानी 7 नवंबर को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। सीएनएन के एक रिपोर्टर जिम अकोस्टा ने तब पूछ लिया, मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाई डिड यू कॉल द माइग्रेंट कैरावान एन इन्वेजन? डू यू थिंक यू डेमोनाइज्ड इमिग्रेंट्स? इसका मतलब जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जो प्रवासी आ रहे हैं, उसको आपने एक हमला क्यों कहा? आपने उनको डेमोनाइज किया है क्या? क्या आपको लगता है? ट्रंप ने कहा, नो, आई थिंक यू शुड लेट मी रन द कंट्री एंड यू रन सीएनएन। यू आर अ रूड टेरेबल पर्सन। मतलब आप अपना काम कीजिए, सीएनएन चलाइए, मैं देश चलाऊंगा, आप एक घटिया इंसान हैं। ट्रंप के इतना कहने के बाद हॉल में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो गया। सभी को समझ में आ गया कि मिस्टर प्रेसिडेंट हो गए हैं नाराज। ट्रंप भले ही गुस्से में थे, लेकिन जिम अकोस्टा एकदम शांत रहे। उन्होंने माइक्रोफोन पकड़े रखा, पॉज लिया फिर ट्रंप से एक और सवाल पूछा पूछा आर यू कंसर्न दैट यू मे हैव इनकरेज पॉलिटिकल वायलेंस? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया? ट्रंप ने गुस्से में जवाब दिया, CNN शुड बी अशेम्ड ऑफ हैविंग वर्क फॉर देम। यू आर द एनिमी ऑफ द पीपल। यानी जो अदर है या ना अपने विरोधी हैं, उनके लिए CNN को काम करने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों के दुश्मन हैं। अब हॉल में बैठे लोग समझ गए कि मामला बिगड़ गया। उसी वक्त एक व्हाइट हाउस इंटर्न माइक्रोफोन लेने आए, लेकिन अकोस्टा ने माइक छोड़ा नहीं। बाद में व्हाइट हाउस ने अकोस्टा पर ही बदतमीजी का इल्जाम लगा दिया, कहा कि उन्होंने एक महिला के साथ गलत व्यवहार किया। हालांकि वीडियो देखने पर इस आरोप में ज्यादा दम नजर नहीं आता था। फिर भी अगर एक लड़की की तरफ से शिकायत आई है कि गलत व्यवहार है, तो उसे ऐसे खारिज तो नहीं किया जा सकता था। खैर, उस दिन विवाद जैसे तैसे शांत हो, लेकिन अगले दिन इस पर खूब चर्चा हुई। इसलिए चर्चा हुई क्योंकि व्हाइट हाउस ने अकोस्टा का व्हाइट हाउस एक्सेस रद्द कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने कहा कि अकोस्टा ने एक नौजवान लड़की के साथ गलत व्यवहार किया। अकोस्टा रिपोर्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करें। CNN ने व्हाइट हाउस के इस कदम को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया। सिर्फ निंदा नहीं की, बल्कि मामले को वो कोर्ट तक ले गए और सू कर दिया व्हाइट हाउस को। मुकदमा कानूनी दलील थी कि ट्रंप प्रशासन ने फर्स्ट अमेंडमेंट, जिसमें प्रेस की आज़ादी का हक है, उसका उल्लंघन कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने जवाब में कहा कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो व्हाइट हाउस में किसी की एंट्री भी बैन कर सकें, लेकिन अदालत ने उनका यह तर्क माना नहीं। कहा कि ट्रंप भी ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने व्हाइट हाउस में कौन घुसेगा, प्रेस के मामले में डिसाइड नहीं कर सकते, पिक एंड चूज नहीं कर सकते। अकोस्टा का जो व्हाइट हाउस एक्सेस था रिस्टोर हुआ। उस समय अमेरिका के लगभग सभी बड़े मीडिया हाउस ने CNN का साथ दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल और यहाँ तक कि फॉक्स न्यूज़, जो अमूमन ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन में माहौल बनाता है, उसने भी CNN का समर्थन ही दिया। फॉक्स न्यूज़ ने कहा था, वी स्टैंड विद CNN फॉर द राइट ऑफ जर्नलिस्ट टू आस्क टफ क्वेश्चन। इसका मतलब पत्रकारों का जो हक है कि वो सख्त सवाल पूछें, हम उसके पक्ष में खड़े हैं CNN के साथ। ये विवाद जो हमने आपको बताया आज से ठीक 7 साल पहले का था। अभी नवंबर चल रहा है, 2018 में नवंबर में ही ये सब हुआ था। लेकिन वो ट्रंप का मीडिया के साथ ना तो पहला और ना तो आखिरी लफड़ा था। उसके बाद भी दर्जनों बार ट्रंप मीडिया से भिड़े हैं। कोई भी उनके खिलाफ थोड़ा क्रिटिकल होता है तो फेक न्यूज़ बताकर खारिज कर देते हैं। जैसे 2020 में चुनाव से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक ज़बरदस्त रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि ट्रंप ने टैक्स चोरी की। NYT की रिपोर्ट में दिखाया गया था कि जितना टैक्स ट्रंप को पे करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। ट्रंप ने इसे भी फेक न्यूज़ कहकर खारिज किया। लेकिन फिर NYT ने सबूत पेश किए, जिससे ट्रंप की इमेज को डेंट पड़ा और असर कुछ चुनाव में भी देखने को मिला। नतीजा आप जानते हैं, उस बरस बाइडेन राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। उसके बाद भी CNN, NYT कई मौक़ों पर ट्रंप से फेक न्यूज़ वाली जो आलोचना है वो सुन चुके हैं। उस तरह से ट्रंप ने इनको ब्रांड किया है। पर ऐसा नहीं है कि हर बार मीडिया से लड़ाई में ट्रंप ही बैकफुट पर रहते हैं। जैसे अभी जिस केस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसमें ट्रंप जीतते नजर आ रहे हैं, या कम से कम संकेत तो हैं ही। उस मीडिया हाउस ने तो ट्रंप से बाकायदा माफ़ी भी मांग ली है। उसके डायरेक्टर जनरल और हेड ऑफ न्यूज़ का इस्तीफा भी हो गया है। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC की। BBC वर्सेस ट्रंप, ये मामला अभी ट्रेंड में है। ताज़ा अपडेट इस केस में यह है कि ट्रंप ने BBC पर मुकदमे की धमकी दी है। कहा है कि उनसे $1 बिलियन का हर्जाना वसूलेंगे। $1 अरब हिंदुस्तानी रुपए में आज के भाव के हिसाब से 8,800 करोड़ होती है।
ट्रंप की इस नई धमकी ने बीबीसी को चिंता में तो डाला ही होगा, साथ ही बीबीसी में हुए टॉप इस्तीफों से उसकी छवि को भी एक झटका तो लगा है। ये बात भी साबित हुई है कि बीबीसी में अकाउंटेबिलिटी है, वहाँ पे गंडासा चलता है जब किसी की जिम्मेदारी तय होनी होती है, चाहे व्यक्ति कितने भी ऊपर बैठा हो, किसी भी पद पर आसीन हो, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले कहा, ये एक झटका तो है ही। अब बीबीसी का ट्रंप के साथ ये विवाद चल रहा था, इसी दौरान उसका एक इंटरनल मेमो लीक हो गया। इसमें उसकी अंदरूनी एडिटोरियल पॉलिसी पर कुछ खुलासे हुए हैं। बताया गया है कि कैसे इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में बीबीसी ने पक्षतापूर्ण कवरेज की है। ये मेमो की भाषा है। इस मेमो के लीक होने के बाद बीबीसी की मुश्किल दोहरी हो गई है। इसलिए आज के शो में हम आपको ट्रंप वर्सेस बीबीसी की कहानी सुनाएंगे और बताएंगे कि बीबीसी के लीक हुए मेमो में क्या जानकारी मिली थी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। बीबीसी पैनोरामा नाम का एक शो आता है जिसमें बीबीसी के पत्रकार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जरिए किसी एक विषय पर विस्तार से रिपोर्ट करते हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित टीवी करंट अफेयर शोज में से एक माना जाता है। इसकी शुरुआत 1953 में हुई थी। तो पैनोरामा में अगर कोई टॉपिक फीचर हो रहा है या किसी जर्नलिस्ट को फीचर होने का मौका मिलता है तो ये बड़ी बात मानी जाती है। 28 अक्टूबर 2024 को ट्रंप अ सेकेंड चांस इस नाम से बीबीसी पैनोरामा का एक प्रोग्राम एयर होता है। नवंबर महीने में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की जानी थी और अक्टूबर महीने में ये डॉक्यूमेंट्री आई थी। उस डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ सही था, बस दिक्कत थी ट्रंप की स्पीच वाले एक हिस्से में। 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल के दंगे आप जानते ही हैं, याद होगा आपको। उस दिन ट्रंप ने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया था, बाइडेन की जीत को झूठा बता दिया था और ट्रंप के समर्थक कैपिटल हिल के अंदर घुस गए थे। वहां बहुत उत्पात उन्होंने मचाया था, तोड़फोड़ की थी। इस पूरे विवाद के लिए ट्रंप को जिम्मेदार बताया जाता है। उनके भाषण की वजह से हिंसा हुई थी, ये इल्ज़ाम अक्सर ट्रंप पर लगते हैं। बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप की वो स्पीच भी दिखाई गई, लेकिन वो स्पीच की गई थी एडिट होनी ही थी। ट्रंप का दावा है कि गलत तरीके से एडिट हुई। उस स्पीच में ट्रंप ने ओरिजिनली क्या कहा था, पहले वो सुनिए। हिंदी अनुवाद बता रहे हैं, भावानुवाद। हम कैपिटल हिल तक जाएंगे और अपने बहादुर सेनेटर्स और कांग्रेस के लोगों का उत्साह बढ़ाएंगे, जिसे एडिट करके कर दिया गया, हम कैपिटल हिल तक जाएंगे और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हम लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। अब ये जो दो हिस्से आपस में जोड़कर दिखाए गए वो ट्रंप के असल भाषण में हैं, लेकिन उनके बीच करीब 50 मिनट का अंतराल भी है। 2 दिन बाद ही ट्रंप और उनकी टीम ने इस बात को पॉइंट आउट कर दिया कि आपने एक लाइन यहां से ली, एक लाइन यहां से ली, जोड़ के कैसे दिखाया। 30 अक्टूबर को ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, BBC has turned into another fake news network. They edited my words to make me look bad. Total disgrace. यानी कि बीबीसी पे फेक न्यूज़ नेटवर्क हो गया है। उन्होंने मेरी बातों को एडिट किया ताकि लोगों की नज़र में मैं गलत लगूं। क्या डिसग्रेसफुल काम था ये। 31 अक्टूबर 2024 को उनके इलेक्शन कैंपेन की लीगल टीम ने बीबीसी से आधिकारिक स्पष्टीकरण मांग लिया। बीबीसी के अंदर इस विषय पर कुछ मीटिंग्स हुई हैं। जनवरी 2025 में बीबीसी के इंटरनल बोर्ड ने इस एडिटिंग पर चिंता जताई। जून 2025 में इसकी जांच शुरू हुई। जून महीने में बीबीसी ने अंदरूनी तौर पर यह बात तो मान ली कि गलती हुई, लेकिन सार्वजनिक रिपोर्ट जारी नहीं हुई, यानी मामला दबाने की कोशिश हुई, ऐसा ट्रंप समर्थक कह रहे हैं। कट टू 3 नवंबर 2025 बीबीसी का एक इंटरनल मेमो लीक होता है। हर कंपनी में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं जो कंपनी में इंटरनल सर्कुलेशन के लिए होते हैं। कंपनी की कार्यप्रणाली से जुड़ी बातें उसमें होती हैं। खबरगांव में किसी भी संस्थान में इस तरह के मेमोज बनाए जाते हैं, लोगों तक भेजे जाते हैं। ऐसा ही बीबीसी में हुआ। इस मेमो को माइकल प्रेस्कॉट नाम के एक शख्स ने लिखा था, जो बीबीसी के एडिटोरियल गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड कमेटी EGSC में रह चुके हैं। माइकल प्रेस्कॉट, इस नाम को आपको याद रखना है, इनकी चर्चा हम अभी कुछ देर में करेंगे। पहले समझते हैं कि मेमो में लिखा क्या था जिसके लीक होने पर बवाल हो गया। मेमो में इल्जाम लगाया गया था कि बीबीसी के कार्यक्रम पैनोरामा में ट्रंप का 6 जनवरी 2021 का भाषण इस तरह दिखाया गया कि जैसे उन्होंने सीधे कैपिटल हिल पर हिंसा के लिए लोगों को उकसाया। मेमो में कहा गया कि बीबीसी की अरबी सर्विस, जो बीबीसी अरबिक है, उसने इजराइल हमास संघर्ष की रिपोर्टिंग में एक तरफा रवैया अपनाया। बीबीसी अरबिक ऐसी स्टोरीज ज़्यादा करता था, ये मेमो की भाषा है, जहाँ इसराइल की आलोचना अधिक रहती हो। जैसे 7 अक्टूबर 2023 को जब इस हमास ने इसराइल पर हमला किया, तब बीबीसी इंग्लिश ने 19 आर्टिकल पब्लिश किए, जबकि बीबीसी अरबिक ने उस दिन कुछ भी नहीं छापा। फिर मेमो ये भी कहता है कि बीबीसी अरबिक में वही स्टोरीज ज़्यादा छपती थी जिनमें इसराइल की आलोचना
अधिक रहती थी। मेमो में यह भी खुलासा हुआ है कि बीबीसी ट्रांसजेंडर मुद्दों में अधिक पक्षपाती रहा है। उन मुद्दों के खिलाफ जो लोग सवाल पूछते, क्वेश्चन करते, जो इस पूरे नैरेटिव को, उन्हें बीबीसी ने कम जगह दी। जो लोग ट्रांसजेंडर मुद्दों का क्रिटिक पेश करते हैं, उन्हें भी कम स्पेस देने का इल्जाम लगा। इमिग्रेशन के मुद्दे पर भी मेमो में खुलासे में जैसे इल्ज़ाम लगाया कि इलीगल माइग्रेंट्स और असाइलम सीकर्स के बारे में अगर बीबीसी में खबर की जाती है तो अपने ऐप यूज़र को बहुत कम पुश नोटिफिकेशन भेजे गए, जबकि इससे हल्के या यूं कहें कि कम अहम मुद्दों पर बीबीसी के ऐप में ज़्यादा पुश नोटिफिकेशन भेजी गई। ये मेमो में लिखा है। मेमो में ये भी लिखा है कि अगर किसी स्टोरी में रेसिज्म वाला एंगल मिल गया तो बीबीसी से उसे प्रमुखता से छापा गया क्रॉस प्लेटफॉर्म्स, भले ही नस्लवाद से जुड़ा पूरा मामला हो भी न, बिना पूरी रिसर्च के छाप दी जाती थी रिपोर्ट्स। मेमो लीक होने के बाद इल्ज़ाम लगाया गया कि बीबीसी अधिक लिबरल विचारधारा की तरफ झुक गया है, जो कि सही नहीं है। उसे बैलेंस तरीके से काम करना चाहिए। इस मेमो के लीक होने से बीबीसी की परेशानी और बढ़ गई। वैसे ही ट्रंप वाला मामला लंबा खिंच चुका था, अब मेमो में फिर एक बार ट्रंप वाले मामले का जिक्र आ गया, इसलिए ट्रंप की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने फिर बीबीसी को फेक न्यूज़ कह दिया। इस पूरे विवाद के चलते 9 नवंबर को बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और हेड ऑफ न्यूज़ डेबरा टर्नस ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की खबर आने पर लगा कि ये सब ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया, मेमो ये बात पता चलती थी कि ट्रंप के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मानो उनकी वजह से हिंसा भड़की। पर टिम डेवी ने इस्तीफा देते हुए कहा कि हर सार्वजनिक संस्था की तरह बीबीसी भी परफेक्ट नहीं है और हमें हमेशा ओपन, पारदर्शी और जवाबदेह रहना चाहिए। हालांकि ये मेरे इस्तीफे का एकमात्र कारण नहीं, लेकिन बीबीसी न्यूज़ को लेकर चल रही मौजूदा बहस ने स्वाभाविक रूप से मेरे निर्णय को प्रभावित किया है। टिम डेवी और डेबरा टर्नस का जाना बीबीसी के लिए एक बड़ा लॉस बताया जा रहा है। बात सिर्फ इमेज की नहीं है, ये दोनों अक्सर राइट विंग कमेंटेटर्स के निशाने पर भी रहते थे। बीबीसी शुरुआत से एक उदारवादी विचार रखने वाला संस्थान माना जाता है। फॉकलैंड वॉर्स के दौरान बीबीसी की कवरेज की आलोचना ये कह के हुई कि पेट्रियाटिक नहीं, मार्गरेट थैचर के ज़माने में, और तब बीबीसी के डीजी ने अपनी कवरेज को डिफेंड किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई मजलूम है जो ब्यूनस आयर्स में है अर्जेंटीना में, और कोई मजलूम है जो ब्रिटेन में है, तो उन दोनों के दुखों को ऊपर या नीचे करके नहीं बताया जा सकता। और उनका एक आइकॉनिक कोट है इस पूरी बहस से जुड़ा हुआ, जब उन्होंने कहा था कि अ विडो इन पोर्ट्समथ इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम अ विडो ऑफ ब्यूनस आयर्स, यानी कि ब्रिटेन में लोगों का दुख और अर्जेंटीना में लोगों का दुख, उसे ऊपर या नीचे करके नहीं दिखा सकते हम। खैर, तो ये बीबीसी की लाइन रही है, उदार लाइन रही है। ट्रांसजेंडर अधिकारों के पक्ष में रिपोर्टिंग का इतिहास रहा है। बाहर से लोगों की कहानियों को प्रमुखता से उन्होंने छापा है, जनमानस से जुड़े ज़्यादा मुद्दों को उठाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स की रीडिंग इसी तरह की है। बीबीसी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर भी एक ग्लोबलिस्ट नज़रिया रखता है। बीते दिनों बीबीसी की इसी अप्रोच को सवालों के घेरे में लिया गया। सवालों के घेरे में लेने का मतलब सब गलत है ये नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि जो हो रहा है उसे लोग निर्विवाद रूप से अप्रूव नहीं कर रहे हैं। इस वाक़े को लेकर कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा ने लिखा है कि बीबीसी के अंदर का दक्षिणपंथी धड़ा एडिटोरियल कंटेंट पर कंट्रोल चाहता है। उन्हीं कोशिशों का नतीजा है डेवी और डेबरा का इस्तीफा। द सन अखबार के पूर्व संपादक डेविड डेलन ने कहा है कि डेवी और टर्नस एक तख्ता पलट का शिकार हुए हैं। अब वापस आइए माइकल प्रेस्कॉट पर, जिनका लिखा मेमो हुआ लीक और ये पूरा विवाद शुरू हुआ। प्रेस्कॉट पेशे से कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट, लॉबिस्ट और पूर्व पत्रकार हैं। पहले द संडे टाइम्स और द टाइम्स अखबार में पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट रह चुके हैं। बाद में उन्होंने पब्लिक रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, बेसिकली पीआर का ही काम है, इसमें करियर बनाया। फिलहाल वो लंदन की एक प्रमुख लॉबिंग फर्म हैनबरी स्ट्रेटेजी में पार्टनर हैं। वही कंपनी जिसने ब्रेक्जिट अभियान, कई कंजर्वेटिव नेताओं और अमेरिकी टेक कंपनीज के लिए भी रणनीति बनाई थी। अच्छा, इन्हें बीबीसी ने एक एक्सटर्नल एडवाइजर बनाया था। उनका काम था बीबीसी की रिपोर्टिंग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता की समीक्षा करना और अपनी राय देना। प्रेस्कॉट ने इस साल एक खुफिया मेमो तैयार भी किया था। वो बीबीसी के अंदर सुधार करना चाहते थे, ऐसा उन्होंने कहा। इस मेमो में बीबीसी की रिपोर्टिंग पर कई गंभीर आलोचनाएं पेश की गई। वही मेमो अब लीक हुआ है जिससे पूरा विवाद जन्मा, जिसके कुछ पॉइंट्स हमने आपको ऊपर बताए। प्रेस्कॉट ने अपने मेमो में बीबीसी की अप्रोच और वैल्यूज से जुड़े मुद्दों को उठाया था, इसलिए ये लाजमी था कि उनकी अपनी अप्रोच और वैल्यूज पर भी बात होती। जल्दी इस बात को अंडरलाइन किया जाने लगा कि प्रेस्कॉट का अपना झुकाव तो दक्षिण पंथ की तरह रहा है, राइट विंग रहे हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के लिए कम्युनिकेशन एडवाइजर रह चुके हैं। तो उनके अभी के मेमो को उनके पूर्व के काम से जोड़कर देखा गया। मतलब दो धड़े हैं, एक के लिए बीबीसी जरूरत से ज्यादा लिबरल है, तो दूसरे के लिए प्रेस्कॉट जरूरत से ज्यादा राइट विंग। प्रेस्कॉट की बात हो गई,
अब वापस आते हैं ट्रंप पे। टिम डेवी और डेब्रा टर्नस के इस्तीफे के बाद ट्रंप ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि बीबीसी वाले बहुत बेईमान हैं, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। ट्रंप की भाषा यही है। ट्रंप की लीगल टीम ने बीबीसी को एक लेटर भी भेजा है जिसमें डॉक्यूमेंट्री को ऑफ एयर करने, माफ़ी मांगने और उन्हें हुए कथित नुकसान के लिए उचित मुआवजा देने की मांग की गई। उचित कितना था हमने बताया। 14 नवंबर तक का समय बीबीसी को दिया गया। अगर 14 नवंबर तक ट्रंप की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ट्रंप ने मुकदमा करने की धमकी दी जिसमें $1 अरब मांगे जाएंगे। भारतीय रुपए में 8,500 करोड़ से ज़्यादा की रकम है। क्या इतना पैसा बीबीसी दे सकता है? जवाब है नहीं। पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। बीबीसी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 5.9 बिलियन पाउंड यानी $7.8 अरब का कुल रेवेन्यू इकट्ठा किया था। साल खत्म होते होते लेकिन इसमें से कितना उनके पास कैश बचा? 477 मिलियन पाउंड यानी $627 मिलियन के लगभग आसपास। ट्रंप ने जितना हर्जाना मांगा है ये रकम उसकी 60% ही है। भले ही बीबीसी ट्रंप को $1 बिलियन न दे, लेकिन जितना भी देगा उसका भार बीबीसी पर पड़ना तय है। ट्रंप पहले भी मीडिया हाउस से इस तरह की वसूली कर चुके हैं। उन्हें मुआवजे में करोड़ों रुपए मिले हैं। जैसे पिछले साल एबीसी न्यूज़ ने मानहानि केस में ट्रंप को $15 मिलियन देने की बात कही थी। कोर्ट में $15 मिलियन पर सेटलमेंट तय हुआ था क्योंकि फैसला ट्रंप के हक में ही आना था। जुलाई में पैरामाउंट कंपनी जो सीबीएस की पेरेंट है, सीबीएस न्यूज़ की, उसने ट्रंप के मुकदमे को $16 मिलियन यानी करीब 134 करोड़ रुपए में सेटल कर लिया। ये मुकदमा 60 मिनट्स नाम के एक इंटरव्यू शो को लेकर था जिसमें पिछले साल ट्रंप और कमला हैरिस के बीच बातचीत दिखाई गई थी। ट्रंप का इल्जाम था कि उस इंटरव्यू को जानबूझकर इस तरह एडिट किया गया जिससे कमला हैरिस का पलड़ा भारी दिखे और ट्रंप का हल्का। बीबीसी की तरह वो भी एडिटिंग वाला मामला ही था जिसमें ट्रंप जीत गए थे। इसका मतलब यह है कि ट्रंप बीबीसी को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। अब अमेरिकी मीडिया के साथ क्या सीन है? उनका ट्रंप से सामना होता रहा है न्यूज़ रूम और कोर्ट रूम दोनों में। और एडिटोरियल पॉलिसी की चाहे जितनी दुहाई चैनल्स ने दी हो, उन्होंने न्यूज़ रूम के बाहर ट्रंप से कम उलझने में भलाई समझी है। न्यूज़ रूम में ट्रंप की प्रखर आलोचना करने वालों ने भी कोर्ट में और कोर्ट के बाहर समझौते किए हैं, पैसा भी दिया है। अमेरिका जिन वैल्यूज़ पर चलता है उसके हिसाब से आप इसको अगर नॉर्मल नहीं कहना चाहते तो अब नॉर्मल भी नहीं कह पाएंगे, वहाँ इस तरह होता है। लेकिन अब ट्रंप का पाला एक ब्रिटिश पब्लिक ब्रॉडकास्टर से पड़ा है जिसकी अपनी एडिटोरियल लाइन है, पॉलिसी है, अप्रोच है। अब उन पर एक अमेरिकन की तरह बिहेव करने का दबाव भी नहीं है, तो वो ट्रंप से कैसे डील करेंगे ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला है, बीबीसी के लिए भी और ट्रंप के लिए भी और जो पूरा मीडिया स्पेस यूएस में काम कर रहा है उसके लिए भी। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये एपिसोड साजिद ने लिखा था और आनंद ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगाम।